हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे ग्रुप डी के स्पेशल साइंस प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें आपके सामने प्रस्तुत है पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। अब सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। उसमें पहला ऑप्शन है दाब और बल, दूसरा है बल और उत्क्षेप बल, तीसरा है बल और गति और तीसरा है बल और चाल। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन के बारे में आपको बताना है। तो उसमें पहला ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बल और उत्क्षेप बल, बल और उत्क्षेप बल ये हमारी निम्नलिखित में से दो भौतिक राशियों की इकाई, मतलब बल और उत्क्षेप बल दोनों की इकाई एक ही है, न्यूटन। इसके बाद नया क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। मतलब न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन का वर्ष क्या था, ये बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1678, 1778, 1787 और 1687। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1678, 1778, 1787 और 1687। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा 1687 ईस्वी। 1687 ईस्वी में क्या हुआ था, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1687 ईस्वी। क्या है, 1678 ईस्वी, 1778 ईस्वी, 1787 ईस्वी और 1687 ईस्वी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो 1687 ईस्वी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो उसमें आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल और यांत्रिक बल। क्या चार ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्र बल और यांत्रिक बल। तो आपका आंसर जो होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल। क्या ऑप्शन है, आपके सामने चार ऑप्शन क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले बल आकर्षण बल क्या होगा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और यांत्रिक बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल इज द राइट आंसर। उसका आपके सामने नया क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का जो परिमाण होगा वो तरल के किस पर निर्भर करेगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, घनत्व। उत्प्लावन बल का जो परिमाण होगा वो घनत्व पर निर्भर करता है। इसके सामने नया क्वेश्चन, डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा का कुचालक क्या है, इसमें ऊष्मा की कुचालक बताना है आपका पीवी और एचजी। पीवी मतलब लेड और मरकरी, एयू और एजी, सीयू और एफई और सीयू और एल एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम। तो इसमें आपका पीवी और एचजी मतलब प्लेटिनम लेड और जो मरकरी होगी वो आपका ऊष्मा के कुचालक होंगे। नया क्वेश्चन है आपके सामने, जब द्रव्य और गैसों के ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है। द्रव्य और गैसों के तापांतरण का मुख्य कारण क्या है। द्रव्य और गैसों के तापांतरण का मुख्य कारण क्या है। द्रव्य और गैसों के तापांतरण का मुख्य कारण पहला है चालकता, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण और चौथा है चालकता और विकिरण दोनों। चार ऑप्शन है, पहला है आपका चालकता, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण और चौथा है चालकता और विकिरण दोनों। तो उसमें जो आपका आंसर होगा वो संवहन आपका आंसर सही आंसर होगा। इसका नया क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक थर्मल फ्लास्क को भली भांति पॉलिश किया जाता है। एक थर्मल जो फ्लास्क होगा उसे भली भांति किससे पॉलिश किया जाता है। एक ऑप्शन दिया हुआ है आकर्षण किस लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आकर्षक बनाने के लिए, दूसरा है चमक उत्पन्न करने के लिए, तीसरा है बाह्य विकिरण अवशोषित करने के लिए और चौथा है सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो एक थर्मल फ्लास्क है वो भली भांति पॉलिश किया जाता है। ऐसा क्यों पॉलिश किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आकर्षक बनाने के लिए, दूसरा चमक उत्पन्न करने के लिए, तीसरा बाह्य विकिरण अवशोषित करने के लिए और चौथा है सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए। तो आपके सामने जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी कि सभी बाह्य जो विकिरण है उनको परावर्तित करने के लिए एक थर्मल फ्लास्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमीकरण या फ्रीजिंग ताप पर पानी के पाइप फट जाते हैं।
हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। ऐसा गैस के कारण होता है। मतलब अगर मान लो बर्फ है, अगर मान लो बोतल को अगर फुल करके अगर फ्रिज में लगा दिया जाए तो इस तरह एक पाइप को अगर में पानी भर दिया जाए तो क्या होता है, पाइप फट जाती है अगर फ्रीजिंग किया जाए तो उसको। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, उनमें से आपका राइट जो आंसर होगा ये क्या है, एक्सपेंशन के कारण। एक्सपेंशन के कारण जो फ्रीजिंग होगी, फ्रीजिंग में आपका फ्रीजिंग के ताप पर पाइप फट जाती है एक्सपेंशन के कारण। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी इसे रिपीट करें क्वेश्चन। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक मैकेनिक है और वो मैकेनिक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पहला ऑप्शन है स्टील की प्लेट की सूखे बर्फ से ठंडा किया जाए, दूसरा पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की जाए, तीसरा ऑप्शन है प्लग और प्लेट दोनों को उच्च तापमान पर गर्म किया गया हो, और चौथा है पीतल का प्लग गर्म किया जाए और स्टील की प्लेट को ठंडा किया जाए। तो आपके सामने जो ऑप्शन होगा वो लास्ट आंसर, पीतल के प्लग को ठंडा किया जाए और स्टील की प्लेट को गर्म किया जाए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर कि पीतल के प्लग को ठंडा किया जाए और स्टील की प्लेट को गर्म किया जाए। तो हमारा ये इसके मध्य जो आंसर होगा वो आपका ये राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े पर उष्मा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। टुकड़े पर कितनी उष्मा स्थानांतरित की गई थी? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े पर उष्मा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। टुकड़े पर कितनी उष्मा स्थानांतरित की गई है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, चार ऑप्शन है, 270 जूल, 27 जूल, 6000 जूल या 2700 जूल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो 2700 जूल। इसके बाद नया क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काला दिखाई देना शुरू हो जाता है। किसे बोल रहे हैं? सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य की रोशनी में हरा दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी पड़ने पर काला दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो कपड़ा होता है वो लाल रंग की जो तरंग है उसको अवशोषित कर लेता है। दूसरा, यह अपवर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। और नेक्स्ट है, यह लंबन त्रुटि की वजह से होता है। तो इसमें चार जो लास्ट आंसर है, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। लास्ट आंसर आपका कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ये हमारा सबसे लास्ट ये हमारा आंसर सही हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या है? सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काला दिखाई देता है, क्यों? इसे दिखाई देता है कि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। नया क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, कोलाइड कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है या विलयन कहा जाता है। चार ऑप्शन है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है या विलयन कहा जाता है। तो विलयन कहा जाता है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इथेनॉल को एथेन के रूप में परिवर्तित करने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नया क्वेश्चन है आपके सामने कि क्षार का रंग कैसा होता है? क्षार का रंग कैसा होता है? तो क्षार का रंग कैसा होता है इसको देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। क्षार का रंग कैसा होता है? इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो फिनाविथलॉन
के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला रंग देता है। क्षार फिनोल्फथालीन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, फिनोल्फथालीन के साथ नीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला रंग देता है, ये आपका गलत आंसर है। फिनोल्फथालीन के साथ गुलाबी तथा मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला देता है, ये भी गलत ऑप्शन है। फिनोल्फथालीन के साथ पीला तथा मिथाइल ऑरेंज के साथ गुलाबी देता है, और फिनोल्फथालीन के साथ पीला तथा मिथाइल ऑरेंज का नीला देता है। तो फिनोल्फथालीन के साथ गुलाबी तथा मिथाइल ऑरेंज के साथ नीला देता है। इसका नया क्वेश्चन है, डैश को क्विक लाइन भी कहा कहते हैं। डैश को क्विक लाइन भी कहते हैं। डैश को मतलब किसे क्विक लाइन कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन भी, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन भी कहा जाता है। इसका जवाब है डैश प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। मतलब कौन प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में, प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है? Au प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। Au प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, सॉरी Ag प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। इसका आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है, CaO plus H2O, CaO plus H2O, एरो बनाओ, उसके बाद लिखा हुआ CaOH का होल ट्वाइस। इसमें जो है दी हुई प्रतिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। दी हुई प्रतिक्रिया कैसा उदाहरण है? तो दी हुई प्रतिक्रिया संयोजन का उदाहरण। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन, दोगुना विस्थापन, संयोजन और विस्थापन। इसमें संयोजन आपका राइट आंसर होगा। उसका लिखा हुआ पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो पैरासीटामोल कैसे औषधि है? प्रतिजैविक, रोगाणुरोधक, विष संक्रामक और पीड़ाहारी। तो पैरासीटामोल पीड़ाहारी जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। इसका नया क्वेश्चन है, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ, क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय, अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। तो इसमें उभयधर्मी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सामने, डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा उभयधर्मी, आपका सही आंसर होगा। इसका दिया हुआ है कोशिका क्रियात्मक क्रियाओं। क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका क्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका क्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है द्विध्रुव, केंद्रिका, सूत्रकणिका और केंद्रक। तो इसमें केंद्रक जो होता है कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आपने परिभाषा कोशिका की पढ़ी होगी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो सेल क्या है? वो बॉडी को कंट्रोल करने का काम, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। सेल क्या होता है? कोशिका कार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है केंद्रक। इसके बाद नया क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? पित्तरस का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, गुर्दे और यकृत। तो शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है? तो यकृत में पित्तरस का उत्पादन होता है। इसका नया क्वेश्चन है, आपके सामने नया क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंतरिक गतिविधि निर्धारक, नया क्वेश्चन है, आंतरिक गतिविधि निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ स्थित है? आंतरिक गतिविधि निर्धारक मानव शरीर के अंगों में कहाँ पे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है दिमाग, दिल, गुर्दा और यकृत। तो आपके सामने ऑप्शन है दिल। तो आंतरिक गति निर्धारक शरीर मानव शरीर के किस अंगों में कहाँ स्थित है? तो दिल में स्थित है, हृदय में स्थित है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, यकृत, वृक्क, आंखें और मस्तिष्क। डायलिसिस है वृक्क से संबंधित, वृक्क से संबंधित हमारा डायलिसिस। इसका नया क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। इसके बाद एक नया क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, मतलब किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, थैलोफाइटा और एंजियोस्पर्म। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो एंजियोस्पर्म होगा, कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। उसके बाद आपके सामने नया क्वेश्चन है, दो सदिशों के गुणनफल से कौन से प्राप्त राशि होती है? मतलब दो सदिशों से के गुणनखंड से प्राप्त राशि का नाम क्या है? तो आपके सामने सदिश राशि, अदिश राशि, ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अगर दो सदिशों के गुणनफल से जो राशि प्राप्त होगी वो सदिश और अदिश दोनों होगी।
उसके बाद नया क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि यदि कोई लड़का, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की गणना कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति निकालना है आपको, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 50 वाट, 100 वाट, 80 वाट और 25 वाट। तो आपका आंसर होगा वो 50 वाट होगा। इस वाले क्वेश्चन में गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जरा सीजीएस पद्धति में विकृति की इकाई है। सीजीएस पद्धति में विकृति की इकाई क्या होती है ये बताना है। सीजीएस पद्धति में विकृति की इकाई, तो आपका पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर प्रति किलोग्राम, दूसरा है मीटर प्रति किलोग्राम, तीसरा है कोई इकाई नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सीजीएस पद्धति में विकृति की इकाई है इनमें से कोई नहीं। इसका नया क्वेश्चन है दिया हुआ वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। वातानुकूलित जो प्लांट की क्षमता होती है वो टन में दी जाती है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, टन में, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, लीटर में और अशक्ति में। तो टन में दी जाती है। उसका नया क्वेश्चन है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप जो है वो किसका सूचक है। तो पहला ऑप्शन आपके जवाब दिया हुआ है उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणु के कुल योग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका नियम है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र होते हैं वो शीतल क्यों होते हैं। अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। दूसरा है उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है इसे वो परावर्तित करते हैं। तो तीसरा है प्रकाश भेदन नहीं होने देते। और चौथा है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल करते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन होगा वो उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो परावर्तित करते हैं। इसका नया क्वेश्चन है शीत ऋतु के दिनों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु के दिनों में हमें मौसम किस प्रकार के होने पर ज्यादा ठंडा महसूस होने लगता है। शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस होने लगता है। तो शीत ऋतु के दिनों में मौसम साफ होने पर ज्यादा ठंडा महसूस होने लगता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लगातार या एकाधिक, क्वेश्चन दिया हुआ है लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो इसमें परावर्तन, लगातार या अधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक बार से अधिक बार सुना जा सकता है। इसका नया क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे के एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। पहला अभिकथन क्या दिया हुआ है जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रह जाती है तो आवेग दोगुना हो जाती है। जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रह जाती है तो वेग दुगुना हो जाता है। तो इसमें कारण क्या होगा वेग गुणे वेग इक्वल टू आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। इसमें कौन सा सही होगा। तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकरण का उचित व्याख्या है। नया क्वेश्चन दिया हुआ है लेंस बनाने के लिए, नया क्वेश्चन है लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है। पहला मिट्टी, पानी, कांच और प्लास्टिक। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। नया क्वेश्चन है एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान की सांद्रता की गणना कीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.8%। 12.8%। इसका नया क्वेश्चन है एक विलियन में एक मिश्रण में लवण तथा अम्ल का अनुपात 5:7 है। एक विलियन में लवण तथा अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो उसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। एक मिश्रण में लवण तथा अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार
360 ग्राम है तो इनमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो अम्ल का जो भार होगा, चार चार ऑप्शन है, 260, 130, 150 और 210। तो आपका आंसर होगा 210। इनके में नया क्वेश्चन है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम और पोटेशियम। आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम और पोटेशियम। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आपका एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड माना जाता है। इसका नया क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। नया क्वेश्चन है, जब लोहे को नम वायु में रखा जाता है तो जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयन का निर्माण होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जम जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, लोहा, मिश्र धातु, जंग और धूल। तो उसमें जंग, इसका जो सही आंसर होगा वो जंग होगा। धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है। धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। दूसरा, धातु चमक सकती है। तीसरा, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल जाती हैं। लास्ट है, धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपका ऑप्शन क्या होगा, वो धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। नया क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है टेफ्लॉन। चार ऑप्शन है दिया हुआ क्वेश्चन आपका, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन। तो आपका टेफ्लॉन आपका राइट आंसर होगा। नया क्वेश्चन है, हीरा या डायमंड है। हीरा क्या है ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो हीरा क्या है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। दूसरा, समुद्री पत्थर के नीचे कठोर जो बॉलिश होती है। इसके बाद प्राकृतिक क्रिस्टलीय। उसके बाद आपका चौथा आंसर, इसमें जो ऑप्शन जो होगा वो आपका पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है आपका हीरा। नया क्वेश्चन है कि पौधों में कोशिकाभित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। पौधों में कोशिकाभित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। पौधों में कोशिकाभित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। नया क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इंडोस्कोप। इसका नया क्वेश्चन है, डैश के द्वारा शुक्राणु वर्षण से बाहर आते हैं। तो शुक्रवाहिनी के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो वर्षण से बाहर आते हैं। नया क्वेश्चन है, वक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो इससे 1200 सीसी औसत रक्त प्रवाह होता है। इसके बाद गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है ये बताना है हमें। तो गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका में पहला ऑप्शन है युग्मक कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है या आइसोगैमेट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, नर युग्मक कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को आपका नर युग्मक कहा जाता है। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है, किसी पौधे के वानस्पतिक जो भाग होते हैं वो होते हैं जड़, तने और पत्तियां। दूसरा, जड़, पत्तियां, फूल, जड़, तने, फूल और पत्तियां, तने, फूल। तो आपका पहला ऑप्शन होगा वो किसी पौधे का वानस्पतिक भाग जड़, तने और पत्तियां होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में साइंस के अन्य MCQ प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।